Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा में आम आदमी के 10 में से 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इनका नेतृत्व कर रहे हैं राघव चड्ढा। 37 साल के राघव चड्ढा अब बागी नहीं बल्कि एक युवा रणनीतिकार कहलाएंगे, क्योंकि उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। 13 साल पुरानी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। ये केजरीवाल के लिए भी एक चेतावनी है कि पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं चल सकती, बल्कि उसमें पूरे संगठन का योगदान रहता है। तो आज राघव चड्ढा अपने साथ जो लगभग 2/3 आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं राज्यसभा में, आज हम उसका विश्लेषण आपके लिए करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम अब टूटने वाला है और अमेरिका अब एक बार फिर से ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। वर्ष 2003 में इराक युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय पश्चिम एशिया में तैनात है और अमेरिका ने अब तक ईरान के आसपास कभी भी अपनी सेना इतनी बड़ी संख्या में तैनात नहीं की थी। बड़ी खबर यह है कि इस बार अमेरिकी सेना हॉर्मुज में भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रही है। और आखिर में नासिक के TCS धर्मांतरण केस की FIR को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। कि जितनी भी FIR इसमें दर्ज की गई हैं, उनमें लिखा है कि एक हिंदू लड़के को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और जानबूझकर हिंदू लड़कियों का ही उस दफ्तर में शोषण किया जाता था और ऑफिस के अंदर एक बाकायदा गैंग बनाकर ये काम किया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कर्मचारियों ने कई बार अपनी कंपनी में शिकायत भी की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में और भी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हों जहां इस तरह के गैंग सक्रिय हों। इसलिए आप सबको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन आज सबसे पहले आपको देश की राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर उस समय की है जब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा 2 और सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 7 सांसद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सबसे पहले आप ये पूरी तस्वीर देखिए जिसने आज सबको चौंका दिया। तेरह वर्ष पुरानी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। वर्ष 2012 में जब से आम आदमी पार्टी बनी, पहली बार इस पार्टी में इतना बड़ा विभाजन हुआ है।
आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 10 में से 7 पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। 37 साल के राघव चड्ढा ने आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और संदीप पाठक के साथ मिलकर इसकी जानकारी पूरे देश को दी। राघव चड्ढा ने कहा कि स्वाति मालीवाल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता भी आम आदमी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये सभी राज्यसभा के सांसद हैं। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 7 सांसदों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के सभापति को अब सौंप दिया गया है। थोड़ी देर पहले बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी सोशल मीडिया पर इन सभी सांसदों के बीजेपी में आने का स्वागत किया है। और देखिए, मैं फुल स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं नितिन नवीन ने क्या लिखा है। उन्होंने राघव चड्ढा का स्वागत किया है, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के परिवार में आपका स्वागत है और साथ ही उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता को, और वो कह रहे हैं कि इन सभी को मेरी शुभकामनाएं और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डायनेमिक लीडरशिप में काम करेंगे और इसके लिए इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 70% सांसदों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस समय राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और इसमें से 7 सांसद पंजाब से हैं और 3 सांसद दिल्ली से हैं। दिल्ली के 3 में से 1 सांसद और पंजाब के 7 में से 6 सांसद अब बीजेपी के हो चुके हैं। यानी अब आम आदमी पार्टी में सिर्फ 3 ही राज्यसभा सांसद बचे हैं, वो हैं संजय सिंह, बलबीर सिंह और एनडी गुप्ता। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी पार्टी के विधायकों या सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की जरूरत जरूर होती है। आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं राज्यसभा में, तो इसका 2/3 यानी 7 सदस्यों का एक साथ पार्टी छोड़ना अनिवार्य है, तभी ये इस कानून से बच पाएंगे। और इसीलिए 10 में से 7 सांसदों ने आज आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। ये सिर्फ दल बदल नहीं है, बल्कि ये राजनीति के मैथ्स और माइंडसेट दोनों का खेल है। क्योंकि अगर कोई नेता अकेले पार्टी छोड़ता है तो वो बागी कहलाता है और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसकी जो सदस्यता है, चाहे वो विधानसभा की हो या लोकसभा या राज्यसभा की हो, वो चली जाती है। लेकिन जब वही नेता अपने साथ 2/3 सांसदों को लेकर जाता है तो वो एक रणनीतिकार बन जाता है और यही इस कहानी की असली हेडलाइन है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था that I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। हमने ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और
बिना थके देश के लिए काम करेंगे। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। आम आदमी पार्टी के सांसदों में अपने शीर्ष नेतृत्व को लेकर कितनी ज्यादा नाराजगी है, अब इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देखिए। इस महीने की शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया था और उनकी जगह अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का उपनेता नियुक्त कर दिया था। लेकिन आज पार्टी छोड़ने की घोषणा जब की जा रही थी, तब नए उपनेता यानी खुद अशोक मित्तल भी राघव चड्ढा के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अब आप ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को हटाया और उनकी जगह एक दूसरे सांसद को, अशोक मित्तल को, उन्होंने उपनेता बना दिया और आज वो नए उपनेता जो हैं अशोक मित्तल, वो भी राघव चड्ढा के साथ मिलकर बीजेपी में शामिल हो गए। शायद अरविंद केजरीवाल को भी इसका अंदाजा नहीं था कि उनकी पार्टी के नेता और उनके अपने सांसद उनसे कितने नाराज हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों में आज एक और बहुत बड़ा नाम है हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह को आप सभी लोग जानते हैं और वो एक पूर्व क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम में खेले हैं वो लंबे समय तक। और हरभजन सिंह ने आज आम आदमी पार्टी को भी एक प्रकार से क्लीन बोल्ड कर दिया। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। वर्ष 2022 में वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बने और वो पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े नाम हैं, क्रिकेटर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन हरभजन सिंह भी आम आदमी पार्टी में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए और इस समय आम आदमी पार्टी के पास हरभजन सिंह जैसा कोई और दूसरा सेलिब्रिटी चेहरा नहीं है। जो उनका सबसे बड़ा सेलिब्रिटी चेहरा था, आज वो भी चला गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल की पहचान बनी थी और फिर नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब में ज़बरदस्त सफलता मिली। उन्होंने अपनी सरकारें एक नहीं 2-2 राज्यों में बना ली। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी पर भ्रष्टाचार, गुटबाजी और व्यक्तिवाद, परिवारवाद के आरोप लगने लगे। पिछले 13 वर्षों में इस पार्टी की स्थापना करने वाले बहुत सारे नेता, इसे मजबूत बनाने वाले बहुत सारे नेता, कम से कम 20 से 25 बड़े नेता आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल से शिकायत थी। अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से इस पार्टी को चला रहे हैं, जहां सिर्फ एक व्यक्ति की मर्जी चलती है, उससे ये सारे नेता नाराज हैं। राघव चड्ढा भी एक समय में अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी थे और वो पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वो पहले दिल्ली से विधायक बने, फिर उन्हें राज्यसभा भेजा गया। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो अक्सर ये कहा जाता था कि राघव चड्ढा ही पंजाब के सुपर सीएम हैं। वर्ष 2023 में राघव चड्ढा ने फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की थी और उस शादी में अरविंद केजरीवाल बड़े जोर शोर से शामिल हुए थे। एक प्रकार से एक बड़े भाई की तरह शामिल हुए थे उस शादी में। इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि इनके आपसी संबंध एक ज़माने में कितने अच्छे हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल से राघव चड्ढा के मतभेद बढ़ने लगे और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार होकर जेल गए थे। उस समय राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि वो इस मामले में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे और वो अपने आप को इस पूरे मामले से दूर रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी की आलोचना कर रहे थे। लेकिन राघव चड्ढा चुपचाप दूर बैठे हुए थे और राघव चड्ढा इस दौरान विदेश चले गए। उन्होंने कहा मेरी आंख में कुछ समस्या हो गई है और मुझे तो आंख का इलाज कराने के लिए विदेश जाना है। और उसके बाद वो कई महीनों तक विदेश में ही रहे, यहाँ से पूरी तरह गायब। और इस तरह दोनों नेताओं के बीच धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगे
और ये मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसी महीने राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया। वर्ष 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिलाने में राघव चड्ढा की भी एक बड़ी भूमिका रही। अब राघव चड्ढा बीजेपी के हो चुके हैं और ऐसे में अब दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीति पर इसका असर जरूर पड़ेगा। पंजाब में अगले साल फरवरी या मार्च में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आज जिस तरह से राघव चड्ढा जैसे नेता बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विचारधारा का परिवर्तन है या अवसर का चयन है। राघव चड्ढा ने भविष्य को पढ़ लिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग जो होती है वो संयोग नहीं होती। जब पार्टी के अंदर आपकी भूमिका कम हो जाती है और बाहर का अवसर बड़ा दिखता है तो फैसला अक्सर जो है इसी प्रकार का व्यवहारिक फैसला होता है। आम आदमी के पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने जनता के भरोसे को तोड़ा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो आज जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने अपने अंदर रहते हुए, जब तक ये सारे नेता आम आदमी पार्टी के अंदर थे, तब तक अरविंद केजरीवाल ने अपने तौर तरीकों को बदला नहीं और आज उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ा। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। ये 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਕੱਖ नहीं, क्योंकि बीजेपी है वो। तो देखिए, लोकतंत्र जो है वो बहुमत से चलता है। आम आदमी पार्टी के नेता चाहे कितना भी ये कहते रहें कि ये 7 सांसद गद्दार हैं, एहसान फरामोश हैं, हमने इन्हें इतना कुछ दिया और फिर भी ये पार्टी छोड़कर चले गए, इन्होंने गद्दारी की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है और आज की सच्चाई ये है कि ये जो 7 सांसद हैं राज्यसभा में, ये बहुमत में हैं और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं दूसरे, संजय सिंह जैसे नेता, वो आज अल्पमत में आ चुके हैं। 10 में से 7 सांसद इधर हैं और सिर्फ 3 सांसद अब आम आदमी पार्टी की तरफ बचे हैं। अब आम आदमी पार्टी अल्पमत में आ गई है। अब देखिए, बीजेपी में 7 और ज्यादा सांसदों के शामिल होने के बाद अब राज्यसभा की तस्वीर बदल गई है। अब राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जबकि एनडीए में इस समय 147 सांसद हैं। 147 सांसद इस समय एनडीए में आ गए हैं। अगर विपक्ष को आप देखें तो विपक्ष में जिसे हम इंडी गठबंधन कहा करते थे,
उसके पास अब सिर्फ 78 सांसद बचे हैं विपक्ष में, जबकि विपक्ष के अन्य सांसदों की जो संख्या है, जो इंडी गठबंधन से बाहर हैं, वो हैं 19। ये आपके सामने है नई कैलकुलेशन, इसको बड़ी स्क्रीन पर आप ध्यान से देख लीजिए। ये राज्यसभा की नई तस्वीर है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब देखिए राज्यसभा कुछ इस प्रकार से नजर आती है, जिसमें 147 एनडीए के पास हैं, 78 इंडी अलायंस के पास हैं, 19 सांसद अन्य दलों के हैं और 1 स्थान अभी खाली है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है अब वो एनडीए के पास है राज्यसभा में। अब एक और बड़ी बात इसमें महत्वपूर्ण है, वो है दल बदल कानून। इसके बारे में भी आज आपको पता होना चाहिए, जिसकी आज बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या दल बदल कानून इन 7 सांसदों पर लागू नहीं होगा। इस कानून को समझने के लिए सबसे पहले वर्ष 1967 की एक बड़ी दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उस जमाने में हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल, और गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली, एक दिन में 3 बार। और भारतीय राजनीति में इस दिन के बाद एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं आया राम गया राम। और उसके बाद से जो भी इस प्रकार के नेता होते हैं, जो अक्सर अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं, उन्हें आया राम गया राम कहकर बुलाया जाता है। और इस तरह नेताओं के पार्टी बदलने से लोकतंत्र उस समय खतरे में आ गया था, तब क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा हो रहा था। इसीलिए वर्ष 1985 में संविधान में एक बदलाव किया गया, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। ये कानून उन नेताओं को रोकने के लिए लाया गया जो हमेशा पद या किसी दूसरे लालच में अपनी पार्टी बदल लिया करते थे। ये कानून लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सब पर लागू होता है। इस कानून के तहत अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर संसदीय पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक दल के 2/3 विधायक किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, बल्कि इसे विलय माना जाता है। और ऐसी स्थिति में इन सारे नेताओं की, इन सारे सांसदों या विधायकों की जो सदस्यता होती है वो सुरक्षित रहती है और उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। और इसीलिए राघव चड्ढा सहित अगर 7 सांसद एक साथ आम आदमी पार्टी को आज छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने विलय कर लिया है, तो उन पर यह दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बहुत कैलकुलेशन के साथ, राघव चड्ढा ने पूरा गणित पढ़ा और पूरे गणित के सारे फॉर्मूले लगाने के बाद उन्हें यह समझ में आया कि 10 सांसद अगर राज्यसभा में हैं आम आदमी पार्टी के, तो उसमें से कम 7 को छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने 2/3 बहुमत उसमें से ले लिया और 7 सांसद आज बीजेपी में उनका विलय हो गया। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ संख्या का नुकसान नहीं है। इसे यह मत समझिए कि यह संख्या कम हो गई, बल्कि लोगों में भी उसकी छवि और उसके विश्वास का नुकसान है। जिस पार्टी ने ईमानदार राजनीति का इतना बड़ा ब्रांड बनाया, आज उसी पार्टी के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस ब्रांड में अब दरार आ गई है, क्या ये ब्रांड अब कमजोर हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये सिर्फ कुछ नए चेहरे नहीं हैं, ये एक नया नैरेटिव है। ये एक ऐसा चेहरा है जो कभी सिस्टम के खिलाफ खड़ा था, आज उसी सिस्टम का ये हिस्सा बन गया। ये बदलाव सिर्फ व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये राजनीति की एक नई दिशा का संकेत है। ये भविष्य का संकेत है कि भविष्य में इस देश की राजनीति में क्या होने वाला है। और इसीलिए आज की यह घटना अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलती, बल्कि बार बार किसी मुद्दे पर आंदोलन करने से भी नहीं चलती। संगठन तब मजबूत होता है जब उसमें असहमति को भी जगह दी जाती है, ना कि उससे दूरी बनाई जाती है। अरविंद केजरीवाल का जो स्टाइल है काम करने का, वो ऐसा है कि पार्टी में हर नेता को उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, और अगर कोई असहमत है तो फिर उससे दूरी बना ली जाती है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा आम आदमी पार्टी में ऐसे लोगों को अपना विरोधी बना लिया जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे। और इसीलिए अगर आप देखें, अरविंद केजरीवाल के जो करीबी दोस्त उस समय हुआ करते थे, वो बड़े बड़े नेता जो फाउंडिंग मेंबर थे आम आदमी पार्टी के,
जो गठन के समय अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए थे, वो धीरे धीरे सब अरविंद केजरीवाल को छोड़कर चले गए। तो आज ये एक बड़ी खबर है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि आज जो कुछ भी हुआ, ये कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। राघव चड्ढा एक न एक दिन बीजेपी में आएंगे, ये बात सब जानते थे। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं, ये बात सब जानते थे। अरविंद केजरीवाल अब राघव चड्ढा को नापसंद करते हैं, ये बात सब जानते थे। आम आदमी पार्टी में रहते हुए राघव चड्ढा की जो दिलचस्पी है आम आदमी पार्टी के राजनीति में, वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। राघव चड्ढा राजनीति की बात ही नहीं करते थे राज्यसभा में। वो आम आदमी के मुद्दे तो उठा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुद्दे नहीं उठाते थे। राघव चड्ढा ने इस दौरान, आपने देखा होगा, बहुत सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने डिलीवरी बॉयज़ के मुद्दे उठाए, उन्होंने एयरपोर्ट पर सस्ता खाना मिलना चाहिए, इस प्रकार के मुद्दे उठाए। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें कोई पार्टी उठाती नहीं। आम आदमी पार्टी के मुद्दे अलग थे और राघव चड्ढा के मुद्दे अलग थे। तो आप ये कह सकते हैं कि राघव चड्ढा इस दौरान आम आदमी बन गए थे और आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी से बहुत दूर निकलकर एक बड़ी खास पार्टी बन गई थी। राघव चड्ढा ने एक बड़ी मशहूर अभिनेत्री से शादी कर ली थी। उसके बाद राघव चड्ढा इंस्टाग्राम पर ज़्यादा दिखाई देते थे। राघव चड्ढा खुद एक सेलिब्रिटी की तरह बन गए थे और अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम पर उनकी रील्स अक्सर बड़ी सुपरहिट हुआ करती थी। तो राघव चड्ढा ने बहुत पहले ही अपना जो रास्ता है वो बदल लिया था। वो अपने आप को एक नए प्रकार का नेता बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी छवि बिल्कुल अलग बनाने की कोशिश की और कुछ हद तक वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी के रास्ते पर लेकर जा रहे थे। अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता हुई होगी और आज राघव चड्ढा जैसा कोई भी नेता जो युवा है, जिसके सामने अभी 20-30 साल की राजनीति पड़ी हुई है, उसके सामने बीजेपी से ज़्यादा उज्जवल राजनीति का मौका और कहीं हो नहीं सकता और इसीलिए उन्होंने बीजेपी को चुना होगा। और यही जो फॉर्मूला है, यही बात हरभजन सिंह पर भी लागू होती है। हरभजन सिंह को भी अगर आगे लंबी राजनीति करनी है तो ऐसी पार्टी चाहिए जिसका भविष्य लंबा हो, जिसमें उनकी जो प्रतिभा है उसे पहचाना जा सके, जिसमें सारे फैसले एक व्यक्ति ना करता हो। ये सारे लोग वो हैं। अब भारत की राजनीति की बड़ी खबर के बाद अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। इस समय पूरी दुनिया में एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम अब टूटने वाला है और अमेरिका क्या एक बार फिर से ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो आज की बड़ी खबर यही है कि अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है कि इसका वजन लगभग 1 लाख टन है और ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप्स में से एक है। ये वॉरशिप न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। इसमें 2 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और इन्हीं रिएक्टर से इस वॉरशिप को ऊर्जा मिलती है और इस वॉरशिप पर लगभग 80 फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। अमेरिका के 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड R. फोर्ड पहले से ही ईरान के बहुत नज़दीक समुद्र में तैनात हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के 3 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के बहुत नज़दीक इस समय अरब सागर में तैनात हैं। नक्शे पर भी हम आपको उनकी लोकेशन दिखाएंगे, लेकिन देखिए, ये नक्शे पर देखिए कि अमेरिका के ये जो तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये ईरान के कितने नज़दीक इस समय अरब सागर में तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि इस मानचित्र पर अरब सागर में जिस जगह पर ये वॉरशिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उनकी सटीक लोकेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी देश समुद्र में अपनी नौसेना की सटीक लोकेशन कभी नहीं बताता। वर्ष 2003 में इराक पर हमले के बाद, यानी पिछले 23 वर्षों में ये पहला मौका है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में समुद्र में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, जिस पर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हजारों सैनिक तैनात होते हैं। इन तीनों वॉरशिप्स पर कुल मिलाकर लगभग 200 एयरक्राफ्ट और 15,000 नौसैनिक तैनात हैं। ये एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत है। इन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात 200 एयरक्राफ्ट अगर किसी देश की सेना होते तो ये सेना ताकत के मामले में पूरी दुनिया में 14वें नंबर पर होती।
अब आप सोचिए, ईरान की सेना पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आती है और अमेरिका ने इन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपनी जितनी सेना और जितने फाइटर जेट्स तैनात किए हुए हैं, अगर उसी को हम एक अलग सेना मान लें तो ये 14वें नंबर पर आएगी। यानी ये जो सेना है, ये ईरान की 16वें नंबर की सेना पर, इतनी सी सेना जो भेजी है उन्होंने, अमेरिका ने, ये उस पर भारी पड़ जाएगी। अमेरिका के पास इस समय 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इस मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद चीन के पास सबसे ज्यादा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो सोचिए, कहां अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और कहां चीन के पास सिर्फ 3। और चीन ने पिछले वर्ष ही अपनी नौसेना में यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया है। लेकिन चीन के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यानी इस मामले में चीन की नौसेना अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरती। चीन के पास कुल मिलाकर जितने एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत है, उतनी ताकत अमेरिका ने इस समय सिर्फ अकेले पश्चिम एशिया में ही तैनात कर रखी है। और आज अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे वॉरशिप्स मिलकर ईरान की नाकेबंदी को और ज्यादा मजबूत कर देंगे। It's a bold and dangerous mission, a gift to the world, historic, courtesy of a bold and historic president. That mission continues today, in this new phase, as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal, a wise deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship, as of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. तो अमेरिका के रक्षा मंत्री को आपने अभी सुन लिया। अमेरिका ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को वहां तैनात किया है, अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका जानता है कि इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। वॉरशिप्स की तैनाती के साथ साथ अमेरिका ईरान पर नए हमलों की प्लानिंग भी कर रहा है। अमेरिका के एक बड़े न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक अगर युद्ध विराम टूट जाता है तो अमेरिका हॉर्मुज में ईरान के मिलिट्री बेसिस पर इस बार बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका की सेना इस बार डायनेमिक टारगेटिंग की रणनीति पर काम कर रही है। इसका मतलब होता है मौके के हिसाब से तेजी से लक्ष्य चुनकर उन पर हमला करना। इस रणनीति में ईरान की छोटी बोट्स और बारूदी सुरंग बिछाने वाले समुद्री जहाज़ों पर हमला किया जा सकता है। ऐसी बोट्स की मदद से ही ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉर्मुज के इस रास्ते को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। यानी इस बार हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है। ये जो युद्ध होगा ये हॉर्मुज को लेकर होगा। अमेरिका की एक और न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान की सेना ने हॉर्मुज में अब और ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछाने वाली छोटी बोट्स को भी तुरंत नष्ट करने के आदेश दिए थे। यानी अमेरिका के लिए इस समय ये छोटी छोटी बोट्स ही सबसे बड़ा सिरदर्द है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूट सकता है, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम 27 अप्रैल को ही खत्म होने वाला था, जिसे अब 14 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह सीज फायर इजराइल और लेबनान से 9,500 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी में हुआ है और व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक की मध्यस्थता खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस युद्ध विराम का शायद कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इजराइल लगातार अब भी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह ने भी युद्ध विराम लागू होने के कुछ घंटे के बाद ही इजराइल पर हमले शुरू कर दिए।
अब आपको अमेरिका के एक पुराने हमले के बारे में बताते हैं। हमने आपको दिखाया था, आपको याद होगा, कैसे अमेरिका ने 3 जनवरी को इस साल सिर्फ 3 मिनट के एक ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया था और तब उन्होंने वेनेजुएला की सत्ता को बदल दिया था। आज अब आपको ये बताएंगे कि कैसे इस सत्ता परिवर्तन के पीछे सट्टेबाजी का भी एक खेल चल रहा था, जिसके जरिए एक अमेरिकी सैनिक ने सीक्रेट जानकारी देकर करोड़ों रुपए कमा लिए। इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल दिसंबर में, जब अमेरिका ने ऑपरेशन वेनेजुएला की प्लानिंग शुरू की थी। तो सोचिए, पिछले साल दिसंबर में ही अमेरिका ने ये प्लानिंग शुरू कर दी थी कि वेनेजुएला पर हमला करना है, वहां के राष्ट्रपति को वहां से उठाकर लाना है। इस प्लानिंग में डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम के अलावा अमेरिकी सेना के सिर्फ बहुत चुने हुए अधिकारी ही शामिल थे। और अमेरिका का ये सैनिक भी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये सैनिक भी इसी ऑपरेशन की प्लानिंग में शामिल था। इस सैनिक के पास इस ऑपरेशन की सारी जानकारियां थी। वो जानता था कि ये ऑपरेशन कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये ऑपरेशन किस स्तर पर होगा, कितना बड़ा होगा और ये कितने दिनों तक चलेगा। ये उस सैनिक की तस्वीर है। इसे सब कुछ पता था और इन्हीं सीक्रेट जानकारियों के आधार पर इस सैनिक ने एक ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म पर सट्टेबाजी का दांव लगा दिया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है पोली मार्केट और इस प्लेटफॉर्म पर लोग भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाकर सट्टेबाजी करते हैं। जैसे किसी मैच में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा लीडर चुनाव जीतेगा, या फिर किसी खास घटना के होने की कितनी संभावना है, युद्ध कब शुरू होगा, युद्ध कब समाप्त हो जाएगा, कौन सा बड़ा फैसला कब हो सकता है, इसको लेकर सट्टेबाजी होती है। और जिन लोगों के पास इस प्रकार की कोई सीक्रेट जानकारी होती है, वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और फिर सट्टा खेलते हैं। इस अमेरिकी सैनिक ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर हमले से लगभग 9 दिन पहले पिछले वर्ष 26 दिसंबर को पोली मार्केट पर अपना एक अकाउंट बनाया और 27 दिसंबर 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक लगभग 13 बार इसने सट्टेबाजी की। इस सैनिक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 4 बड़े दावों पर लगभग 30 लाख रुपए का सट्टा लगाया। इसने 4 बड़े दावे किए थे। पहला, अमेरिका की सेना वेनेजुएला जाएगी। दूसरा, निकोलस मदुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, वो सत्ता से हटेंगे। तीसरा, अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करेगा। और चौथा, डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ तुरंत हमला शुरू कर सकते हैं। आपको याद होगा, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने इस साल 3 जनवरी को ही वेनेजुएला पर हमला करके सिर्फ 3 मिनट में वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया था। और तब इस सैनिक के सारे अनुमान बिल्कुल सही निकले और इसने 3 करोड़ 72 लाख रुपए तुरंत कमा लिए। इस सैनिक ने 30 लाख रुपए की सट्टेबाजी से 3 करोड़ 72 लाख रुपए जीते, यानी लगभग 12 गुना कमाई कर ली। यह सैनिक अमेरिका के इस मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग में शामिल था, यानी ये अंदाजा नहीं लगा रहा था, बल्कि उसे पहले से ही निश्चित रूप से पता था कि वेनेजुएला में क्या होने वाला है। अब इस सैनिक पर सीक्रेट जानकारी को लीक करने और उसका दुरुपयोग करने, धोखाधड़ी और गैर कानूनी पैसे का लेन देन करने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं और अगर ये आरोप साबित हो गए तो 10 साल तक की सजा इसे हो सकती है। पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना को सबसे अनुशासित और ताकतवर माना जाता है, लेकिन अमेरिका का एक सैनिक इस सीक्रेट जानकारी से सट्टेबाजी करके पैसा कमा रहा था। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है और हो सकता है कि और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रकार की जानकारी बेचकर पैसा कमा रहे होंगे। ऐसी आशंका अब जरूर सामने आती है। अमेरिका के एक न्यूज चैनल CBS न्यूज के मुताबिक यह सैनिक एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट था। इसका काम था किसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 जैसी काउंटर टेररिज्म यूनिट्स के कमांडोज को सीक्रेट मैसेजेस और सिग्नल्स भेजना। यह सैनिक वर्ष 2008 से ही अमेरिका की सेना में काम कर रहा था और हो सकता है कि इसने पहले भी इस प्रकार की सीक्रेट जानकारियों से सट्टेबाजी की हो। अब आपको यह बताते हैं कि यह सैनिक पकड़ा कैसे गया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने यह नोटिस किया कि इस सैनिक का अकाउंट वेनेजुएला हमले पर बिल्कुल सटीक सट्टेबाजी कर रहा है। इसकी जानकारी अमेरिका की सरकार और वहां की FBI को दी गई। जांच के बाद यह पूरा मामला सामने आ गया और 23 अप्रैल को इस सैनिक को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी से पैसा कमाना वहां के कानून के खिलाफ है और आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले की जांच जरूर करेंगे।
Well, I don't know about it, but was he betting that they would get him or they wouldn't get him? It sounds like he was betting on his removal from office, that Maduro would be removed. Well, that's it sounds interesting. like he was involved in the operation. That's like Pete Rose betting on his own team. It's a little like Pete Rose. Pete Rose, they kept him out of the Hall of Fame because he bet on his own team. Now, if he bet against his team, that would be no good, but he bet on his own team. I'll look into it, yeah? There are also bets that are being placed as well on the Iran conflict, too, and there have been some trackings where people suspect that there's insider trading happening on these prediction markets around the war. Are you concerned about that? The whole world, unfortunately, has become somewhat of a casino. And you look at what's going on all over the world, in Europe and every place they're doing these betting things. I was never much in favor of it. I don't like it conceptually, but it is what it is. No, I think that I'm not happy with any of that stuff, but they have all these different sites. They have predictive markets. It's a crazy world. It's a much different world than it was. अब इस अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद अब आपको अपने देश की राजनीति में लेकर आते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में नाव से हुगली नदी की यात्रा की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली नदी के घाट और कोलकाता शहर की तस्वीरें भी ली। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है, फोटोग्राफी का बड़ा शौक है और जब वो इस प्रकार कहीं जाते हैं तो अपना कैमरा अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं और उन्होंने अपने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसे कोलकाता के सबसे यादगार पलों में से एक बताया है उन्होंने। देखिए, खास बात यह है कि दुनिया भर के नेता, चाहे भारत में हो चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, वो सिर्फ राजनीति के बारे में सोचते हैं और ख़ास तौर पर अगर उनके देश में चुनाव चल रहे हों, चुनाव प्रचार चल रहा हो, उस दौरान तो बड़े से बड़ा नेता भी सिर्फ चुनाव के बारे में सोचता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की खास बात यह है कि वो चुनाव प्रचार के बीच भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, फिर सैर करते हैं नाव की, अपने साथ कैमरा ले जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और इस दौरान लोगों के साथ बातचीत करते हैं। यानी उन्होंने कुछ देर के लिए चुनाव प्रचार से, राजनीति से, वोटों की राजनीति से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में सक्रिय हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उस नाविक के साथ भी बातचीत की जो नाव चला रहा था और उसका नाम है गौरांग विश्वास। कल्पना कीजिए, आज गौरांग के बारे में ज़रा सोचिए कि वो प्रधानमंत्री की नाव चला रहा है और उसका कहना है कि प्रधानमंत्री से मिलना किसी सपने जैसा था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हुगली नदी के किनारे स्थानीय लोगों से भी मिले।
8টার সময় আমার সাথে শুধু নাম জিজ্ঞাসা করলো, নামটাই বললাম, আর কোনো কথা হয়নি। 1000 টাকা ভাড়া। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का नया रूप आजकल लोगों को देखने को मिल रहा है। थोड़े दिन पहले वो अचानक झालमुड़ी खाने के लिए एक झालमुड़ी वाले की दुकान पर चले गए थे, 10 रुपये उसको दिए और उसके बाद उसकी दुकान से झालमुड़ी खाई। आज सुबह सुबह 7 बजे अचानक हुगली नदी के किनारे पहुंच गए, वहाँ पर एक नाविक को मिले, उसे कुछ पैसा भी दिया और उसके साथ नाव में नदी की सैर करने के लिए चले गए। इस दौरान स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो अपनी माँओं की गोदी में हैं, उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एकदम अलग रूप है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसे देश की जनता बहुत पसंद करती है। ऐसे बहुत कम नेता हैं जो परिवारों में बहुत लोकप्रिय हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे शायद देश के एकमात्र नेता हैं जो पूरे के पूरे परिवारों में इतने लोकप्रिय हो चुके हैं। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 92% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। यह आजाद भारत में पश्चिम बंगाल में हुई सबसे बड़ी वोटिंग है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण की 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीट इस बार बीजेपी जीतेगी। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता से जाने वाली हैं? सोचने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता में देखने की एक आदत सी पड़ गई है। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल का जो नाता है, ऐसा लगता है कि न जाने कितने समय से वही सत्ता में बैठी हुई है। असल में पश्चिम बंगाल की राजनीति ही ऐसी है। ममता बनर्जी से पहले वहाँ पर सीपीएम की सरकार थी, ज्योति बासु का वो समय था, दशकों तक उनकी सत्ता रही, और उस समय सीपीएम मतलब पश्चिम बंगाल हो गया था। फिर 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही हैं, और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी थोड़ी देर के लिए इस पर यकीन नहीं होगा कि शायद ममता बनर्जी इस बार चुनाव हार भी सकती हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा, इसलिए आप अपनी कल्पनाओं में, अपनी सोच में इस ख्याल को डालना अभी से शुरू कर दीजिए। ऐसा हो भी सकता है। ये आज के शो की आखिरी खबर है, और अब हम आपको चाय के बारे में एक खबर बताना चाहते हैं, और इस खबर को बताने की 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 3000 किलोग्राम नकली चाय की पत्ती बरामद की गई है। दूसरा, नकली चाय की पत्ती से बनी चाय पीने से आपको बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और तीसरा, हमारे देश में लोग हर रोज लगभग 100 करोड़ कप चाय पीते हैं, जो पूरी दुनिया के 194 देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक भावना है, ये एक आदत है, और ये हमारी एक सामाजिक संस्कृति है। चाय एक ऐसी चीज है जो भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर हर किसी को जोड़ती है। सुबह की शुरुआत हो, ऑफिस का ब्रेक हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या फिर परिवार के साथ बैठकर कुछ बातचीत करनी हो, हर जगह चाय मौजूद रहती है। अब तक आप नकली दूध, नकली पनीर और नकली घी के बारे में खबरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन अब नकली चाय की पत्ती भी बाजार में आ चुकी है। 23 अप्रैल को हैदराबाद की पुलिस ने एक छापेमारी में 3000 किलोग्राम नकली चाय की पत्ती और 1500 किलोग्राम एक्सपायर्ड चाय की पत्ती बरामद की। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब जांच की तो पता चला कि कुछ दुकानदार सस्ती और खराब क्वालिटी वाली चाय की पत्ती यहां से खरीदते थे। फिर उसमें जो चाय की पत्ती एक्सपायर्ड हो चुकी थी और उसमें एक्सपायर्ड चाय की पत्ती और गुड़ जैसे कुछ और सामान इस चाय की पत्ती में मिलाते थे। यहां तक कि कई बार इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती को भी सुखाकर दोबारा इसमें से मिला दिया जाता था। यानी जो चाय की पत्ती इस्तेमाल हो चुकी है,
जिसमें एक पत्ती में कई कई चाय बन चुकी हैं, उसे दोबारा से उस पत्ती में मिला दिया। चाय का रंग गहरा दिखाने के लिए उसमें सिंथेटिक रंग डाले गए, सिंथेटिक डाइज डाली गई, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। फिर इस नकली चाय की पत्ती को एक नए पैकेट में पैक करके बहुत कम दाम पर बाजार में असली चाय के रूप में बेच दिया जाता था। ये चाय की पत्ती ज्यादातर सड़क किनारे चाय बेचने वाले टी स्टॉल्स और छोटे छोटे दुकानदारों को बेची जाती थी, और ये नकली चाय तेलंगाना के कई जिलों में सप्लाई हो रही थी। अब सवाल यह है कि कोई चाय की पत्ती असली है या नकली, इसे आप कैसे पहचानेंगे? चाय की पत्ती की मिलावट को जांचने का सबसे आसान तरीका है कि थोड़ी सी चाय की पत्ती को ठंडे पानी के एक ग्लास में डालें। अगर पानी का रंग तुरंत बहुत गहरा हो जाए तो ये चाय की पत्ती नकली है, और अगर रंग थोड़ा कम गहरा हो तो फिर ये असली है। इस तरह से आप घर पर असली और नकली चाय पत्ती की पहचान कर सकते हैं। चाय एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग हर रोज पीते हैं, और कई लोग तो दिन में कई कई बार चाय पीते हैं। आप में से बहुत सारे लोग दिन में कई बार चाय पीते होंगे। अगर चाय की पत्ती में मिलावट होगी तो इसका बुरा असर आपके शरीर पर पड़ेगा। जो नकली रंग और खराब क्वालिटी वाले पदार्थ इसमें मिलाए जा रहे हैं, उससे आप बीमार हो सकते हैं। नकली चाय की पत्ती से बनी चाय पीने से आपके किडनी और लिवर को नुकसान हो सकता है, और बहुत सारी एलर्जीज आपके शरीर में हो सकती हैं। इसलिए अगली बार चाय की पत्ती खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, सिर्फ अच्छी कंपनी की ब्रांडेड और सील पैक्ड चाय खरीदें। दूसरा, चाय की पत्ती की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट उसके पैक पर जरूर चेक करें। अब देखिए, किसी से दोस्ती करनी हो, किसी से लड़ाई झगड़े के बाद रिश्ते सुधारने हो, दिन भर की थकान को मिटाना हो, या फिर कुछ देर के लिए अकेले में खुद से ही बातचीत करनी हो, तो हर जगह चाय हमारे साथ होती है। लेकिन अब अगर इस चाय में भी मिलावट होने लगी तो सोचिए हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए ज़रा सावधान रहिए। और जो खास बात यहाँ पर दिखाई दी वो ये कि सड़क के किनारे जो छोटे छोटे चाय के स्टॉल्स हैं, जो छोटे दुकानदार आपको चाय बेच रहे हैं, इस केस में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे दुकानदार यहाँ से नकली चाय खरीद रहे थे। इसलिए उससे भी आपको बहुत सावधान रहना है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। नमस्कार।